हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकन दबा लें। तो आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 7, हमारी 6th क्लास की हिस्ट्री का ये लेसन है। तो आज का चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें हम अशोका, जो आपने एक सम्राट हुआ करते थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि मौर्य वंश से संबंध रखते थे। तो ये जो सम्राट हुआ करते थे, इन्होंने जो युद्ध लड़ने थे वो छोड़ दिए थे। जैसा कि आप अगर एक बार निगाह मारें पास्ट में, तो जितने भी राजा हुआ करते थे वो लड़ाइयाँ अपनी युद्ध के लिए उन्होंने अपने क्षेत्रों का, जो भी उनके एरिया हुआ करते थे जिनमें वो जो भी महाजन पद जैसे थे कि उन पर जहाँ पर वो राज किया करते थे उनके बारे में हम मेनली यही बात जानते हैं कि वो अपने राज्यों को विस्तार करने के बारे में नए नए तरीके सोचते रहते थे। पर इस राजा ने तो क्या किया, इसने तो युद्ध लड़ने ही छोड़ दिए। क्यों लड़ने छोड़ दिए, ऐसा उसके मन में क्या आया, इन सभी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसने अपने राज्य में क्या क्या काम किए लोगों के लिए, क्या वो अच्छे काम थे, बुरे काम थे, और भी इसने क्या क्या किया, सभी इसकी जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपने कभी नोट देखा है 10 रुपये का, उस पर आपने कभी कैसी पिक देखी होगी, देखी है कि नहीं देखी? अगर नहीं देखी, आपका ध्यान नहीं गया, तो आज ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको शेर दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये जो शेर होते हैं, ठीक है, ये मेनली कहाँ पर है ये, ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये ना अशोका ने बनवाया था ये। ठीक है, कहाँ बनवाया था? सारनाथ में। तो ये वहीं से इस एम्बलम को, आज ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, नेशनल एम्बलम है। ठीक है, जो हमारे नोटों पर भी देखने को मिलता है, तो ये उसके बारे में दर्शाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये अशोका ने ही बनवाया था, तो उससे आज ये लिया गया है। जो भी हम आज नोट देखते हैं ना, नोटों पर आपको इनकी फ़ोटो शेर की दिखती होगी, फ़ोटो जो 4 शेर है, 3 तो इधर हैं, एक बैक में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको शेर दिखाई दे रहा है। तो ये बड़े लंबे टाइम से आपको पता ही है, नोटों पर ये शब्द आ रहे हैं। और ये इसको ना, ये आपको जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये पत्थरों से बना हुआ है। और ये सारनाथ में, ठीक है, जिसके बारे में हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? चैप्टर 6 में, आज हमारा 7th चैप्टर है। कल ही हमने पढ़ा था कि जो सारनाथ में हमें जो बुद्धिस्ट स्तूप वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, वहाँ पर ही ना हमें जो थे उन्होंने उपदेश दिया था पहला। ठीक है, तो जो अशोका हुआ करते थे वो बड़े ही महान रूलर हुआ करते थे। उन्होंने बहुत सारे काम किए थे, और वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने जो इंस्क्रिप्शन होती है ना, जैसे कि जो पत्थरों पर लिखाई होती है, ठीक है, जो पत्थरों पर जो लिखते हैं ना, वो सबसे पहले लिखने का काम इन्हीं अशोका ने ही किया था। तो इस पर इन्होंने अपने जो मैसेज थे, सबसे पहले ये जो सम्राट थे इनको माना जाता है, जो राजा थे, कि इन्होंने अपने मैसेज को लोगों के पास, ये जो इंस्क्रिप्शन हुआ करती थी, पत्थरों पर जो लिखाई हुआ करती थी, उस पर ये लिखा करते थे और लोगों तक मैसेज पहुंचाया करते थे। और भी इन्होंने बहुत सारे काम किए थे, अभी हम आगे चैप्टर में धीरे धीरे देखेंगे। तो जो अशोका का जो एम्पायर हुआ करता था वो लगभग कितने 100 साल पहले की बात है, ये 2300 साल पहले की बात है। ठीक है, तो हमने जैसे शुरू कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, तो वो लगभग 4700 साल पहले की बात थी, है ना। तो धीरे धीरे हम देख लो अब 2300 साल पहले वाली बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो चंद्रगुप्त हुआ करता था, तो ये जो हुआ करते थे ना, चंद्रगुप्त कौन था? चंद्रगुप्त बिंदुसार का पिता था, और बिंदुसार का जो बेटा था वो अशोका था। ठीक है, आप आसानी से समझ पाएंगे कि ये जो अशोका था उसके पिताजी का नाम क्या था? बिंदुसार। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, और उसके जो बिंदुसार के पिता थे उसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त, फिर बिंदुसार, फिर उसका बेटा आया अशोक। ठीक है, अशोक ने बड़े ही काम किए। ठीक है, उसने अपने जो भी इलाके थे उसका बड़ा विस्तार किया था, लगभग सारे जीतने ही वाला था, पर इसमें बीच में युद्ध छोड़ दिया, नहीं तो आज भारत की तस्वीर और होनी थी। ठीक है, ये जो आपको चाइना वगैरह दिख रहा है ना, ये सारा आज भारत में ही होता अगर अशोका उस टाइम पर युद्ध ना छोड़ता। ये बात वैसे सच्ची है। तो इसमें जो चंद्रगुप्त हुआ करता था, तो ये किसका था? इसको किसने सपोर्ट किया था? ये जब छोटी सी उम्र में ही ना, ये इसको जो था, इसने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त कर ली थी। किसकी मदद से? एक चाणक्य हुआ करते थे। ठीक है, चाणक्य कौन थे अब आप पूछोगे? कौटिल्य भी इनको कहा जाता था। तो ये जो चाणक्य हुआ करते थे, ये इसके एडवाइज़र थे। और ये ना पहले तक्षशिला यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, उसमें ये प्रोफेसर थे। ये उसमें पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स ये पढ़ाया करते थे। और बाद में इन्होंने चंद्रगुप्त को गाइड किया, एक फिलोसफर भी थे, तो इन्होंने चंद्रगुप्त को गाइड किया और उसको इतनी सारी जीतें जो थी वो जीतने में बहुत सारी मदद की थी। ठीक है, किसकी? चंद्रगुप्त की। आपने इसको याद रखना है। और डायनेस्टी क्या है? ठीक है, ये वंशज की, जैसे कि
पहले राजा कौन था, पहले राजा चंद्रगुप्त बना, उसके बाद कौन बन गया, बिंदुसार बन गया, बिंदुसार के बाद कौन बन गया, अशोका बन गया। तो ये जैसे जो वंश में जो इनके जो राजगद्दी है एक दूसरे को ट्रांसफर होती रहती है, इसको हम डेंसिटी कहते हैं, वंशज, ठीक है, वंश, ठीक है, आपको पता लग गया होगा अब। और यहाँ पर आपको ना जो रेड रेड डॉट दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर अशोका के आपको ना इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं इस मैप में। अभी हम इस पर भी आते हैं, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको जहाँ पर रेड रेड दिख रहा है वहाँ पर तो आपको पता ही है कि जो अशोका के वहाँ पर आपको इंस्क्रिप्शन जो थे पत्थर पे लिखे हुए संदेश वो देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपको जो 3 जो मेन कैपिटल हुआ करती थी, ठीक है, जो राजधानियाँ हुआ करती थी, पाटलिपुत्रा, तक्षशिला और उज्जैन, ठीक है। जो तक्षशिला थी ये ना गेटवे था, कहाँ से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना तक्षशिला यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखो तो ये कहाँ पर पड़ रहा है, नॉर्थ वेस्ट में पड़ रहा है। तो यहाँ से अगर नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान से, ठीक है, जिन लोगों ने भी या फिर ईरान इराक से जो भी लोग आया करते थे इसी रास्ते के थ्रू भारत में आया करते थे। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे उज्जैन की। तो उज्जैन भी था ना कैपिटल, उज्जैन की कैपिटल अगर यहाँ पर इन्होंने साउथ में जाना है, ठीक है, साउथ में जाना है तो इनको इसका सहारा लेना पड़ेगा। और यहाँ पर और क्या है कि यहाँ पर और भी बहुत सारे यहाँ पर जो लोग थे वो आया करते थे, जैसे कि मर्चेंट हो गए, सौदागर हो गए, और भी बहुत सारे यहाँ पर जो लोग थे इन्हीं शहरों में रहा करते थे। तो ये जो मेनली जो व्यापारी आया करते थे इसी रास्ते से आया करते थे, जितने भी व्यापारी थे और भी जो बाहरी लोग थे, फॉरेनर्स थे, इन्हीं रास्तों से इनका आगमन हुआ था। इन अदर एरियाज देयर वर विलेज एंड फार्मर्स, ये आपको और एरिया में आपको किसान भी देखने को मिलेंगे, जो पशुओं को चराने वाले लोग होते हैं ना वो भी आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपको ना जो मेनली जो सेंट्रल इंडिया था, ठीक है, ये वाला, यहाँ पर आपको ज़्यादातर जंगल देखने को मिलेंगे, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया ज़्यादातर। अगर आप आज भी देखें तो सबसे ज़्यादा जो जंगल है वो मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। तो ये एक बात रही। और यहाँ पर आपको सेंट्रल इंडिया में आपको बहुत सारे जंगल मिल जाएंगे, जिसके कारण वहाँ के जो लोग हैं उनको फूड वहाँ से मिल जाता है, और यहाँ पर वो जानवरों का शिकार कर लिया करते थे। और यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर जो अलग अलग जो भाषाएं थी वो बोली जाती थी। अब हम बात करेंगे ये जो एम्पायर था, ठीक है, एम्पायर ये किंगडम से कैसे डिफरेंट था। जैसे कि एक तो हो गया राज्य, ठीक है, एक हो गया साम्राज्य। तो ये जो राज्य था साम्राज्य से कैसे डिफरेंट था, तो इसकी बात करेंगे। जो ये राज हुआ करते थे आपको पता है ये छोटे छोटे हुआ करते थे, बट धीरे धीरे क्या हुआ कि इनकी जो शक्तिशाली थी, जैसे कि अब उन्होंने उनकी सेना उन्होंने बड़ी रखने लग गए, वो अब वो उनकी एक कैपिटल होने लग गई, और वहाँ पर लोगों से कर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो इससे उनके जो राज्य का विस्तार धीरे धीरे होता गया। अब वो सिर्फ राजा नहीं रहने लग गए थे, अब वो सम्राट बन चुके थे। एम्पायर उन्होंने स्थापित कर लिया था, मतलब कि साम्राज्य उन्होंने अब स्थापित कर लिया था। अब उनको बहुत सारे लोग चाहिए थे उसको संभालने के लिए, उनको बड़े बड़े राज्यों को संभालने के लिए अलग अलग काम मंत्रियों को दे दिए जाते थे, ठीक है, जो कि जैसे कि टैक्स का कलेक्शन का काम कोई और करेगा, और भी जो बहुत सारे जैसे मंत्रालय आज आप नहीं देखते कैबिनेट में कि कितने सारे लोग होते हैं। अब ये हम पॉलिटी में डिस्कस कर चुके हैं, आप अब समझ जाइएगा कि हाँ भी जैसे कि मंत्रालय होते हैं, जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री अलग हुआ करती थी, इसी तरह उनके में भी 5-6 मंत्रालय बनाए हुए थे इनके टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पर रूलिंग द एम्पायर की ये जो राज किया करते थे ये कैसे रूल किया करते थे, ठीक है, गवर्न कैसे किया करते थे। तो इनका जो एम्पायर हुआ करता था वो बहुत ही बड़ा हुआ करता था। तो यहाँ पर पाटलिपुत्रा हुआ करता था। तो ये एम्परर के जो वहाँ का सम्राट हुआ करता था वो उसके डायरेक्ट कंट्रोल करता था, जो उसका राजधानी हुआ करती थी। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर वो क्या करते थे, वहाँ पर जो ऑफिसर्स होते हैं ना, कुछ लोगों को नियुक्त कर देते थे कि जैसे कि आज भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपने देखा है कि नहीं देखा है। तो यहाँ पर भी जो लोग हुआ करते थे उनको अपॉइंट कर दिया जाता था कि आप लोगों ने ना जाकर कर इकट्ठा करना है। जो टैक्स होता है ना, तो आपको पता है ना सबसे पहले जो टैक्स लिया गया था उसका क्या नाम था, भाग नाम था, ठीक है, शेयर कहते थे जिसको, वो 1/6 था, ठीक है। तो यहाँ पर भी लोगों से टैक्स लिया जाता था। तो यहाँ पर जो टैक्स लेने वाले जो लोग हुआ करते थे, फार्मर से, हर्डर से, जो क्राफ्ट पर्सन होते हैं ना, जो शिल्पकार या फिर जो व्यापारी वर्ग हुआ करते थे, तो इन लोगों से सारा कर इकट्ठा किया जाता था। तो यहाँ पर जो लोग नियुक्त किए जाते थे कि आप लोगों ने यहाँ से इन लोगों से कर इकट्ठा करना है, तो उन पर भी निगरानी रखी जाती थी। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर उनको भेज दिया तो फिर वो कुछ भी मनमानी कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है ना, करप्शन बहुत ज़्यादा है, ट्रांसपेरेंसी तो चलो अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मतलब ये कि जो भी वो काम कर रहे हैं, पैसा कहाँ पर खर्चा जा रहा है, कितना टैक्स इकट्ठा हुआ, ये सारी बात की जानकारियाँ उस टाइम पर शायद इतनी नहीं पता लगती होंगी। इसलिए ये लोगों ने ना, जो राजा हुआ करते थे, वो अपने गुप्तचरों को भी इन्हीं के पास भेज दिया करते थे कि अगर इनमें से जो ऑफिशियल होगा टैक्स चोरी करने की कोशिश करेगा
तो उसको हम सज़ा देंगे। तो इन्होंने इन सभी बातों का जो बहुत ही ध्यान रखा था और यहाँ पर जो भी लोग आते थे उनके काम पर पूरी निगरानी रखी जाती थी। इनकी मदद से ये जो और ये सब काम किनकी मदद से कर पाते थे, इनके ही फैमिली में, जैसे कि इनकी रॉयल फैमिली थी ना, तो इसमें ही कुछ सीनियर मिनिस्टर हुआ करते थे। ये सारे काम निगरानी वाले ये इनकी मदद से ही कर पाते थे। अब हम देखते हैं कि देयर वर अदर एरियाज ऑफ प्रोविंसेस, कि यहाँ पर और भी प्रोविंसेस थी, ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे। जो होते हैं ना वहाँ पर जो जगह हुआ करती थी, छोटे छोटे राज्य टाइप की, वहाँ पर जो लोग हुआ करते थे, यहाँ पर उनको रूल किया जाता था कैसे, प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला या उज्जैन, ठीक है, यहाँ पर जो कैपिटल हुआ करती थी तो इनको यहीं से रूल किया जाता था। ऑल्दो देयर वॉज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र, और यहाँ को इनको जो पावर मिलती थी कि वो बहुत ही थोड़े अमाउंट में, मतलब ये कि इतना ज़्यादा उन पर कंट्रोल नहीं हुआ करता था, बट ये कंट्रोल रखते थे कि दूसरे राज्यों पर। और ये दूसरे राज्यों पर क्या किया करते थे, मतलब ये कि अब एक पर्सन है, वो एक टाइम पर ही हर जगह तो नहीं हो सकता ना, तो वो ऐसा करते थे एक गवर्नर टाइप, ठीक है, जो इनके प्रिंस राजकुमार जो हुआ करते थे, इनको गवर्नर टाइप, जैसे कि आजकल भी आप भारत में भी देखें तो आपको गवर्नर देखने को मिल जाते हैं ना, राज्यपाल। राज्यपाल का काम क्या होता है कि जो सारे नियम कानून है उसका जो मिसयूज़ है, ठीक है, वो ना करें वहाँ के लोग। कि जो जैसे कि आजकल भारत में क्या होता है, जो गवर्नर है वो निगरानी रखता है कि जो सीएम है या फिर उनकी जो कैबिनेट में जितने भी मिनिस्टर हैं वो गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसी बनाई है उनका जो उल्लंघन है वो ना करें, ठीक है। तो ये एक बात रही। और वहाँ पर जो लोकल कस्टम एंड रूल्स वर प्रोबेबली फॉलोड, वही बात है कि ये जो गवर्नर हुआ करते थे, जो जिन राजकुमारों को वहाँ पर भेज दिया जाता था दूसरे राज्यों में कि आप यहाँ पर गवर्न करो, ठीक है, आप यहाँ पर राज करो, और जो मैं नियम कानून बनाऊँगा, ठीक है, जो भी राजा होगा मेन यहाँ का, तो आपने उनको फॉलो करवाना है। तो ये इन बातों का ध्यान रखते थे। और यहाँ पर और क्या हुआ करता था, यहाँ पर बहुत सारे जो एरिया हुआ करते थे, ठीक है, जैसे कि द मौर्यन ट्राई टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर्स, कि जो मौर्यंस हुआ करते थे, ठीक है, और ये क्या काम करते थे कि जो सड़कें हुआ करती थी ना, और ये जो नदियाँ हुआ करती थी, इन पर अपना जो कंट्रोल था उसको बढ़ाने की कोशिश किया करते थे। अब आप सोचोगे क्यों, क्योंकि उनको टैक्स चाहिए होता था। आपको पता है ना कि अगर आप किसी रास्ते से जा रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। आज भी आपने टोल टैक्स देखा है कि नहीं देखा है, अगर आप कहीं से जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप अपना व्हीकल लेकर जा रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है, सड़क का, कि आप इस सड़क का इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये उस टाइम पर भी ये बातें देखी जाती थी कि अगर आपने इस रोड का या फिर इस नदी का इस्तेमाल किया है तो आपको थोड़ा बहुत पैसे तो देने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अर्थशास्त्र टेल अस, की जो अर्थशास्त्र नाम की किताब थी इसको किसने लिखा था, आपने इसको याद रखना है। अर्थशास्त्र नाम की एक किताब थी जिसको किसने लिखा था, जिसको कौटिल्य ने लिखा था, जिसका कौटिल्य ने लिखा था, चाणक्य जिसे कहते थे, जो कि किसका वो था, टीचर था, गुरु था। किसका गुरु था, वो गुरु था चंद्रगुप्त मौर्य का, जो सबसे पहला राजा था मौर्य वंश में। तो वो उसी अर्थशास्त्र को उसने लिखा था। इसमें टैक्सेशन सिस्टम के बारे में भी इन्होंने लिखा था, और इसमें ये भी बहुत सारी बातें भी बताई हुई थी कि जैसे कि नॉर्थ वेस्ट वाज इंपॉर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स। इनमें ये भी बात बताई थी, आपने इस बात को भी याद रखना है कि जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट था, ठीक है, अभी हम मैप में भी देख लेते हैं, वो किसके लिए इंपॉर्टेंट था, ब्लैंकेट के लिए, ठीक है। ब्लैंकेट तो आपको पता है ना ब्लैंकेट्स क्या होती हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और ये जो साउथ इंडिया में इसमें गोल्ड और प्रीशियस स्टोन्स के जो बहुमूल्य पत्थर होते हैं ना, ठीक है, और जो सोना होता है वो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आपको मैप में भी देख लेते हैं कि यहाँ पर आपको, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न में, इस वाले साइड में शायद जम्मू कश्मीर की भी बात कर रहे होंगे, इस वाले साइड में आपको क्या मिलता है, इस साइड में आपको ब्लैंकेट देखने को मिलता है। और यहाँ पर साउथ की बात की गई है, ठीक है, साउथ में आपको ज़्यादा सोना या फिर बहुमूल्य पत्थर देखने को मिलते थे, ठीक है, आपने इस बात को याद रखना है। तो अभी हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या था कि जो यहाँ पर ट्रिब्यूट क्या हुआ करता था, जैसे कि ट्रिब्यूट क्या हुआ करता था, जैसे कि जो टैक्स होते हैं ना, जैसे कि लोगों द्वारा इनको इकट्ठा कर लिया जाता था, बट ये ट्रिब्यूट भी एक गिफ्ट की तरह होता था। इसको जब मर्जी इकट्ठा कर लिया जाता था लोगों से, कि लोग इसको अपने आप खुद ही दिया करते थे। अब हम बात करेंगे फॉरेस्टेड रीजन की, यहाँ पर और भी जो जंगल वाले वन वाले जो क्षेत्र हुआ करते थे यहाँ पर भी लोग रहा करते थे। बट यहाँ पर जो लोग रहा करते थे वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट, कि यहाँ पर कुछ लोग स्वतंत्र हुआ करते थे, और इनको इनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता था कि जो ये लोग जंगलों में रहा करते थे, ये लोग ना हाथी जो होते थे या फिर लकड़ियाँ या फिर शहद या फिर मोम, ये सभी मौर्यन ऑफिशल्स की, जो मौर्यन राज्य में जो भी लोग हुआ करते थे ऑफिशियल, जो बड़े बड़े ओहदे पर जो कर इकट्ठा किया करते थे, इन सभी को इनको टैक्स के रूप में, ये जो जानवर हुआ करते थे, ये सारी चीज़ें जो जंगलों में पाई जाती थी, ये सारी चीज़ें इनको
देनी पड़ती थी, तभी तो ये जो अपनी सेना होती थी उसमें इसका इस्तेमाल कर पाते थे। आपको पता है ना कि ये जो इलाके जंगलों के पास रहते थे उनको युद्ध में बड़ा बेनिफिट मिलता था, सोना चांदी वो वहाँ से भी वहाँ पर जो खनिज पदार्थ होते हैं उन जंगलों में वो भी पाए जाते थे, और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी वो इन जंगलों में इनको मिल जाती थी। द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी। अब हम कैपिटल सिटी के बारे में देखते हैं, जो सम्राट था और कैपिटल सिटी के बारे में। तो यहाँ पर एक मेगास्थनीज नाम का एक एम्बेसडर था, ठीक है, दूत कहते हैं ऐसे, राजदूत था। वो किसके द्वारा भेजा गया था? वो सेल्यूकस निकेटर नाम का एक राजा था, ग्रीक राजा था, ठीक है, उसके द्वारा ये जो मेगास्थनीज नाम का जो एम्बेसडर था, राजदूत था, उसको यहाँ भेजा गया था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त के दरबार में। अब आप एक बात और याद रख लें कि जो मेगास्थनीज था उसने एक किताब लिखी थी, उस किताब का क्या नाम था? उस किताब का नाम इंडिका था, ठीक है, उस किताब का नाम क्या था? इंडिका। अभी ये किताब में तो शायद नहीं लिखा हुआ, बट आपने इसको याद रख लेना है, ये वैसे कई बार एग्जाम में पूछ लेता है ये। तो यहाँ पर मेगास्थनीज ने इंडिका नाम की एक किताब लिखी थी और इसको भेजा गया था किसके द्वारा? सेल्यूकस निकेटर नाम का एक जो ग्रीक राजा था उसके द्वारा इसको भेजा गया था। और इसने अपनी किताब में, ठीक है, इसने अपनी किताब में इसका ब्यौरा दिया हुआ था। जो इंडिका नाम की किताब थी उसमें इसने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी, ठीक है, मेगास्थनीज ने। और इसमें यह भी उसने बताया था कि यहाँ पर जो लोग हुआ करते थे वो कैसे यहाँ पर रहन सहन था, और वो जो राजा का जो काम था वो कैसे किया करते थे कि जब राजा का, जैसे राजा जो भी कोई त्यौहार मनाते थे, सेलिब्रेशन हुआ करती थी, उसको कैसे मनाया जाता था। जैसे कि एक गोल्डन प्लैंकिन की एक ना एलिफेंट हुआ करते थे, एलिफेंट या फिर कुछ उसको ना सजा दिया जाता था, किससे? सोने से या फिर चांदी से, इन दोनों से सजा दिया जाता था। और कुछ लोग हुआ करते थे जो उनके गार्ड हुआ करते थे, वो ना कुछ पेड़ टाइप के वो भी साथ में लेकर घुमा करते थे, जिस पर ना पक्षी हुआ करते थे, बर्ड्स हुआ करते थे। जैसे कि एक पैरट का झुंड जो होता है, ठीक है, जो तोते होते हैं ना, उनका एक झुंड वो ऊपर ही मंडराता रहता था राजा के ऊपर। क्यों? क्योंकि इससे ना वो थोड़ी सी उनको ट्रेनिंग दी हुई थी। और जो राजा हुआ करता था, ये जो आर्म्ड वुमेन्स होती हैं, जिनके पास हथियार होते हैं, जो महिलाएं होती हैं जिनकी फुल तैयारी होती थी, ठीक है, युद्ध करने वाली महिलाएं हुआ करती थी, उनके द्वारा राजा घिरा हुआ रहता था। उसको डर रहता था कि शायद मुझे कोई मार ना दे, उसको ऐसी बहुत सारी बातों का डर लगा रहता था अपनी मौत का, कि कोई मुझे ना मारने की कोशिश ना करे, क्योंकि वो राजा था। और यहाँ पर कोई भी खाना परोसा जाता था तो राजा से खाने से पहले कुछ और लोग रखे हुए थे कि आप लोग पहले खाना खाएंगे तभी मैं खाना खाऊंगा। मतलब ये है कि उसको भरोसा नहीं था किसी पर, चेक करके जो सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं उनका ध्यान रखा जाता था, और वो लोगों को पहले खिलाया जाता था फिर ये बाद में खाता था। और यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखा जाता था कि जो बेडरूम में ये रह रहा है, जहाँ पर ये इसने सोना है, वो 2 रातों से ज़्यादा वहाँ पर ना सोए, ठीक है, ये भी इसका सिक्योरिटी फीचर था। और पाटलिपुत्रा के बारे में भी जो मेगास्थनीज था अपनी इंडिका किताब में लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये ना बहुत ही एक ब्यूटीफुल सिटी थी, बहुत ही सुंदर शहर था। यहाँ पर ना बड़ी बड़ी दीवारों से इसको ढका गया था, घेरा गया था इसके आसपास। यहाँ पर 570 टावर्स होते हैं ना, जो स्तंभ होते हैं बड़े बड़े, उनसे यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर लगभग 64 जो दरबार गेट होते हैं ना, जो दरवाजे होते हैं, ठीक है, आपको 64 आपको द्वार देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आपको जो घर हैं वो आपको 2 या 3 मंजिला जो स्टोरेज होता है ना घर, 2-3 मंजिला आपको यहाँ पर घर देखने को आम ही मिलते हैं, जो कि लकड़ियों से या फिर मड ब्रिक होती है ना, जो गीली मिट्टी से बने जो घर होते हैं, ठीक है, उनसे आपको घर बने या फिर लकड़ी से घर बने आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ बातें राजा के बारे में बताई हुई हैं। और यहाँ पर गार्डन्स वगैरह भी काफ़ी कुछ बनाए जाते थे, जहाँ पर जो पक्षी होते थे वो चहला करते थे। अब हम बात करेंगे जो अशोका था, ये यूनिक रूलर क्यों था? तो जो अशोका था वो बड़ा ही फेमस रूलर था, ठीक है। अशोका किसका बेटा था? अशोका बेटा था बिंदुसार का। बिंदुसार किसका बेटा था? वो था बेटा चंद्रगुप्त मौर्य का। तो आपने इसको याद रखना है। तो ये जो फर्स्ट रूलर हु ट्राई टू टेक हिज मैसेज, तो हमने ये सबसे चैप्टर में शुरू में पहले से ही डिस्कस कर लिया था कि ये जो फर्स्ट रूलर था इसने क्या किया था, जो अपना मैसेज था, अपना मैसेज कि लोगों तक पहुंचाने का काम किया था। किसकी मदद से? जो इंस्क्रिप्शन होती हैं, ठीक है, इंस्क्रिप्शन हमने देख लिया था ना कि जो पत्थर होते हैं ना उस पर लिखवा दिया जाता था। जैसे कि आजकल भी आप कोई भी उद्घाटन होता है किसी घर का या फिर किसी सड़क का, आप वहाँ पर देखते हैं ना कि एक पत्थर का एक बना होता है, वहाँ पर कुछ लिखा होता है, ठीक है। तो वो यहाँ पर इंस्क्रिप्शन वो पहले से इसके टाइम में ही शुरू किया गया था। और ये बहुत ही महान शासक था
तो इसके जो उपलब्धियाँ थी उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो इंस्क्रिप्शन आपको जो मिलते हैं वो प्राकृतिक भाषा में या फिर ब्राह्मी जो स्क्रिप्ट थी, जो ब्राह्मी लिपि थी, उसमें देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो लोग हुआ करते थे वो मेनली यही 2-3 भाषाएं बोला करते थे, प्राकृतिक और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। तो अगर उन लोगों को ये जो मैसेज जो राजा भेजना चाहता है अगर वो लोगों को समझ ही ना आए तो फिर फ़ायदा क्या है ये सब छपवाने का। तो इसलिए ये क्या करते थे, ये जो राजा हुआ करते थे, जो अशोका हुआ करता था, अशोका ने क्या किया कि इस भाषा को उसी भाषा में लोगों तक पहुंचाया कि जो वहाँ के जो लोग अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, अब हम बात करेंगे अशोका वार इन कलिंगा। ये लगभग 261 BCE पहले ये जो लड़ाई हुई थी तब ये हुई थी। और ये जो कलिंगा, ठीक है, कलिंगा अगर हम अभी की बात करें, ठीक है, जब ये कलिंगा वार हुआ था, जो कलिंगा का युद्ध हुआ था, ये अभी प्रेजेंट में वो जगह कहाँ पर है, तो ये अभी कोस्टल जो तटवर्तीय एरिया है ना, जो तट पर है, तटीय क्षेत्रों में ये पड़ता है, उड़ीसा में है ये जगह। ठीक है, आपने याद रखना है। तो अशोका ने ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ी थी और इतना ज़्यादा यहाँ पर खून बहाना लोगों का, ठीक है, इतना ज़्यादा खून बहा कि जो लोग थे, ठीक है, वहाँ की जो गलियाँ थी वो बिल्कुल ही खून से भर गई, लाखों लोग मारे गए, इतने लोग घायल हुए, इतने लोगों को पकड़ लिया गया। तो इसके कारण वहाँ पर जो नदियाँ थी, खून की नदियाँ बहने लग गई थी। तो इसने जब देखा ना तो इसका जो दिल था वो थोड़ा सा बदल गया बिल्कुल ही। इसने देखा यार यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही है, अब से मैं ना लड़ाई नहीं करूँगा। इसका दिल ना बड़ा पसीज जा गया। तो उस टाइम के बाद इसने कभी युद्ध नहीं लड़ा, इसने ना फिर बुद्ध धर्म अपना लिया था। अब आपने कल ही हमने बुद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या सीखा था कि जो बुद्ध धर्म ने भी कुछ प्रिंसिपल्स अपनाए थे कि किसी को हर्ट नहीं करना है, बड़ों की आज्ञा का पालन करना है, और हमें जो साधु संत है उनको भी गिफ्ट देने हैं, उनका आदर सम्मान करना है, किसी जानवर को हर्ट नहीं करना। ठीक है, जैन धर्म और बुद्ध धर्म में लगभग सेम बातें ही कही गई थी, तभी तो लोग इनकी तरफ आकर्षित होने लग गए थे। ठीक है, दूसरे धर्मों को छोड़कर। ठीक है, जो ब्राह्मण, जो क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ठीक है, ये जो बातें थी, ठीक है, ये सब तो लोगों के लिए फॉलो करना बड़ा ही स्ट्रिक्ट काम था, क्योंकि वो धर्म भी महंगा था और यहाँ पर लोगों से भेदभाव किया जाता था। बट ये जो बुद्ध और जैन धर्म था इसमें ज़्यादा भेदभाव नहीं किया जाता था, और ये बुद्ध धर्म से प्रभावित हो गया। ठीक है, और इसने बुद्ध धर्म अपना लिया। अब अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, वो कलिंगा वार के बारे में क्या बताता है, इसने भी जो कलिंगा जो युद्ध हुआ था उसके बारे में भी इसने कुछ लिखा है। तो इसने इंस्क्रिप्शन के द्वारा क्या बताया, अब हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ का जो इंस्क्रिप्शन था, तो उसने कहा ना, मुझे ना यार 8 साल हो गए आफ्टर बिकमिंग किंग आई कनकर्ड कलिंगा, कि मुझे 8 साल हो गए हैं आफ्टर बिकमिंग किंग, कि राजा बने हुए मैंने ना कलिंगा भी जीत लिया। और इसके बाद लगभग 8 लाख यहाँ पर जो अबाउट 8 लाख नहीं, यहाँ पर लगभग 1.5 लाख पीपल वर कैप्चर्ड, कि यहाँ पर लगभग 1.5 लाख यहाँ पर जो लोग थे उनको पकड़ लिया गया। और यहाँ पर लोग मोर देन लैक ऑफ पीपल वर किल्ड, कि यहाँ पर लाख से ज़्यादा लोग क्या थे, उनको मार दिया गया था। तो इससे ना मुझे बड़ा ही दुख हुआ। तो इसके बाद क्या हुआ कि इसने कहा ना कि जो वेन एवर एन इंडिपेंडेंट लैंड इज़ इन कनकर्ड, की जो भी इंडिपेंडेंट लैंड होती है, कि जो भी धरती होती है जिस पर किसी का कब्जा नहीं होता, स्वतंत्र भूमि होती है, तो यहाँ पर जब भी इसको जीता जाता है तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे जो लाखों लोग होते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो लाखों लोग होते हैं उनको अपना घर छोड़ना पड़ जाता है, वो मर जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को जेल में भेज दिया जाता है, जो भी ब्राह्मण होते हैं, और वहाँ पर जो मॉन्क्स होते हैं, जो भिक्षु होते हैं, उनके बारे में भी देखा था ना हमने कल। तो ये सभी मर जाते हैं, बेघर हो जाते हैं। और फिर यार ये सब देख कर ना मुझे बड़ा ही दुख होता है। तो इनके जो कई बार दोस्त भी होते हैं, इनके जो रिश्तेदार होते हैं और गुलाम होते हैं, उनको जो अपने प्यारे होते हैं, जो मित्र प्यारे होते हैं ना उनको बड़ा ही दुख होता है। तो इसलिए ना मुझे ये देखकर अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं ना बड़ा दुखी हूँ। और अब मैंने ना डिसाइड कर लिया कि मैं धम्मा को फॉलो करूँगा। अब आप पूछेंगे धम्मा क्या था, तो धम्मा ना एक ये ना प्राकृतिक वर्ड से ही लिया गया था जिसका नाम था धर्म। कि इसने ना कहा कि कुछ इसने प्रिंसिपल बनाए कि आपने ना इन चीज़ों को फॉलो करना है। तो इन बातों के भी इन जो प्रिंसिपल बनाए थे उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि किसी की हमने बेइज्जती नहीं करनी है, सभी धर्मों का पालन करना है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, दूसरों की सेवा करनी है। तो इसने भी काफ़ी चीज़ें ऐसे कही थी, क्योंकि ये बुद्ध धर्म से प्रभावित था, तो ऑब्वियस सी बात है वो सभी बातों को फॉलो करने के लिए ज़रूर कहेगा। तो आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर दो धम्मा इज़ मच बेटर दैन कनकरिंग दैम थ्रू फोर्स। कि इन्होंने एक और बात कही थी कि मैंने कि ना लोगों का दिल जीतना, ठीक है, वो बहुत ही बड़ी बात है एज़ कम्पेयर टू कि उसको फोर्स से, जैसे कि डंडे से किसी पर्सन पर जीत
पाना ये तो बड़ा आसान काम है, बट उससे भी बड़ा मुश्किल काम क्या है कि आप अगर किसी का दिल जीत लो। तो इन्होंने ये भी एक बात कही थी। और ये जो फ्यूचर था, ये जो बातें थी, इन बातों को ये क्यों इंस्क्रिप्शन पर लिखवा देते थे, खुदवा देते थे, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि जो इनके बेटे थे या फिर जो भी इनके कोई भी राजगद्दी पर बैठेगा तो वो कभी भी जंग लड़ें। तो ये इन्होंने बात कही थी। तो इसलिए इन्होंने ना जो इनका धम्मा था, ठीक है, इसको फैलाने के लिए भी बहुत बात की। और इन्होंने अपने जो बेटे बेटियां थी इनको भी दूसरे देशों में भेजा था कि आप जाओ बुद्ध धर्म का ना प्रचार करके आओ यहाँ पर, कि लोग उससे प्रभावित होंगे और उसको अपनाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक बुल दिखाई दे रहा है जो राष्ट्रपति भवन में आपको प्रेजेंट में आज में दिखाई, यहाँ पर आपको दिखाई देगा दिल्ली में। तो अब हम बात करेंगे अशोका धम्मा की। तो अशोका धम्मा में कौन कौन सी बातों को शामिल किया गया था। तो अशोका ने कहा था जैसे कि ये किसी भगवान की पूजा करने की बात नहीं करते थे, जैसे कि गौतम बुद्ध या फिर जैन। उन्होंने क्या कहा था कि आप पूजा करो किसी भगवान की, नहीं, बिल्कुल नहीं कहा था उन्होंने कहा था कि आप ना कुछ रूल्स होते हैं उनको फॉलो करो, ठीक है। कल जो रूल्स थे हमने काफ़ी बार अब डिस्कस कर ही लिया है, तो आपको याद हो ही गए होंगे कि जैसे इनके बारे में फिर भी हम देखेंगे कि जो सेक्रीफाइस होते हैं, जैसे कि जो हवन वगैरह करवाए जाते हैं, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। तो इन्होंने कहा कि आपको ना, जैसे कि एक राजा होता है, जैसे कि एक पिता होता है, वो अपने बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाता है, इसी तरह राजा का भी ये धर्म है कि वो ना अपने जो प्रजा है, ठीक है, अपने आप को ये तो राजा खुद ही था, तो उसने कहा कि जो मेरी प्रजा है उसको मैं अच्छी अच्छी बातें सिखाऊंगा, इसका यही काम है। तो ये ना बुद्धा की टीचिंग से बड़ा ही प्रभावित था। और इसने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया कि जो लोग होते हैं ना वो अलग अलग धर्मों को फॉलो करते हैं, तो इसलिए कारण उनके बीच में क्या होता है कि जो कन्फ्लिक्ट होते हैं, विवाद पैदा हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है ना कि जानवरों की बलि दी जाती थी, और यहाँ पर जो गुलाम हुआ करते थे इनके साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार किया जाता था उस टाइम पर। तो बिसाइड देयर वर क्वेल्स, कि यहाँ पर जो परिवार में होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा झगड़े होते हैं, जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो भी लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो इसको लगा कि नहीं यार, ये जो सारी बातें हो रही हैं ना, इनको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इसके लिए। मतलब ये कि कुछ ऐसी सभाएं बिठा दें या फिर ऐसे लोग नियुक्त कर दें कि ये जो सारी लड़ाइयाँ हैं ये सारी लड़ाइयाँ होनी ही बंद हो जाएं, कि लोगों में समझौता करा दिया जाए, तो कैसा रहेगा। तो इसने ना कुछ ऑप्शंस थे, जैसे कि आजकल ऑप्शंस होते हैं ना कि अलग अलग काम करने के लिए, तो इन्होंने कुछ ऑप्शंस नियुक्त कर दिए कि आपने ना कोई भी अगर लड़ाई लड़ता है तो आपने इनके लड़ाई को ना इनका समझौता करवा देना है। तो इन्होंने बहुत सारी और भी बातें कही थी, ये धम्मा का ही पार्ट था। और इन्होंने क्या कहा, अशोका ने कहा कि जो भी इन्होंने बातें कहनी होती थी वो तो वैसे लिखवा देते थे, जो भी स्तंभ हुआ करते थे या फिर पत्थरों पर इसे लिखवा दिया करते थे। और यहाँ पर जो भी इंसान नहीं पढ़ पाता था, ठीक है, अब वहाँ पर कोई लोग ऐसे भी होंगे ना जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता होगा, तो इन्होंने उसके लिए भी ऑप्शन रख दिए कि जो यहाँ पर लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको ये जो मेरे लोग हैं उनको वो पढ़कर सुनाएंगे कि हाँ यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, और उनके मैसेज को वहाँ पर लोगों के पास पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और यहाँ पर जो अशोका थे आल्सो सेंट मैसेंजर, कि हमने ये भी पढ़ लिया कि इन्होंने ना अपने धर्म को, बुद्ध धर्म को फैलाने के लिए जो भी इन्होंने आइडिया डेवलप किए, इन्होंने कहा ना कि आप जाओ सीरिया, इजिप्ट जिसको हिंदी में मिस्र कहते हैं, ग्रीस, श्रीलंका, आप इन देशों में जाओ और आप इनको क्या करो, लोगों को ना ये जो सारी बातें इनको फैलाओ, कि अच्छी अच्छी बातों को मेनली ये कह रहे थे कि आप फैलाओ जाके दूसरे देशों में जाकर। और इन्होंने और भी बहुत सारे काम किए थे, जैसे कि इन्होंने सड़कें बनवाने का काम किया था, जो कुएं होते हैं ना पानी पीने के लिए, उन्होंने जो वेल्स होते हैं उनको खुदवाने का भी काम किया था। और जो रेस्ट हाउस होते हैं, जैसे कि कोई लोग आते हैं ना जो ट्रैवलर्स होते हैं, उनके लिए रेस्ट हाउस बनवाने का भी काम किया था कि अगर कोई थका हारा है तो उसके लिए यहाँ पर अच्छे से इंतजाम किया जाए। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने सिर्फ जो पुरुष होते हैं ना, जो भी हमारे ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके लिए ही नहीं, बल्कि इन्होंने जानवरों के लिए भी हॉस्पिटल्स बनवाए थे, ठीक है। इसलिए इनको महान राजा कहा जाता है कि इन्होंने जानवरों के लिए भी हॉस्पिटल्स जो थे वो बनवाए थे, और मनुष्य के लिए तो बनवाए ही थे। और यहाँ पर अशोका मैसेज टू हिज सब्जेक्ट्स की, और ये क्या क्या मैसेज देते हैं, और ये हमने ये डिस्कस कर ही लिया था कि जो लोग थे वो बहुत सारे धर्मों को, बहुत सारे जो हवन वगैरह या फिर पूजा पाठ किया करते थे। तो इससे क्या होता था, जैसे कि बच्चों की शादी हो गई या फिर कोई बच्चा जन्मा, या फिर इसी तरह जब होता था कोई ओकेशन होता था, तो लोग धूमधाम से थोड़े से पैसे वगैरह खर्च करके कोई ना ओकेशन मनाया करते थे या फिर कोई भी कर्मकांड करवाया करते थे। तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो सारे जो रिचुअल्स किए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी कहते हैं कि ये यूज़फुल नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। कहते हैं इससे अच्छा है कि आप लोग क्या करो,
आप लोग ऐसे काम करो कि जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हों दूसरे के लिए। जैसे कि आप अच्छा व्यवहार करो, जो गुलाम है ना, जो नौकर होते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, आप उनको प्यार से बुलाओ, और जो बड़े लोग हैं उनको आप रिस्पेक्ट दो, ठीक है, अपने छोटों को भी रिस्पेक्ट दो। और जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने भी क्रिएचर्स हैं, क्रिएचर्स का मतलब जानवर हो गए, पुरुष हो गए, महिलाएं होगी, बच्चे हो गए, ठीक है, जितने भी जानवर हैं उनको प्यार से थोड़ा सा रखो। आप अच्छे से व्यवहार करो, इनके साथ प्यार वगैरह बनाए रखो। और जितने भी ब्राह्मण्स हैं या फिर जितने भी भिक्षु या भिक्षुनी हैं, मॉन्क्स या फिर नन्स हैं, उनको क्या करो, आप उनको गिफ्ट देते रहो, ठीक है, गिफ्ट्स दो। और भी उनको कोई ज़रूरत है तो वो भी सारा सामान आप देते रहो। और आप ऐसा काम बिल्कुल ना करो जिससे दूसरे धर्म के लोगों को क्या हो, हानि पहुँचे। और आप आजकल देख रहे हैं ना कि आजकल तो ये ट्रेंड बना हुआ है कि दूसरे के धर्म को बुरा बोलकर अपना धर्म को अच्छा बना लेना, दूसरे धर्म के क्या करना कि जो क्रिटिसिज्म है वो करते रहना कि हाँ अभी तेरे धर्म में तो ऐसा है, तेरे धर्म में तो ऐसा है। पर उस टाइम पर इन्होंने क्या कहा था कि जो आपका धर्म है ना, कि आप अगर उसको अच्छा बोल रहे हो, ठीक है, आप अगर उसकी सिर्फ अपने धर्म की अच्छाई बताई जा रहे हो तो ये तो बात गलत है ना। तो आप या फिर अपना धर्म की आपने वो भी नहीं करना है, किसी के धर्म के आपने बुरा भी नहीं बोलना है और अपने धर्म को अच्छा भी नहीं बोलना है। तो इन्होंने ये कहा कि ये दोनों बात गलत हैं। वैसे तो आपको पता ही है कि अगर आप हर धर्म में देखो तो हर धर्म में दूसरे धर्मों की रिस्पेक्ट करनी ही सिखाई हुई है। बट कुछ बुद्धिजीवी लोग ही जो एजेंडा है अपना चला लेते हैं, ठीक है, कुछ पैसों के लिए न्यूज़ चैनल पर एक ही बात चलाए रखते हैं, ठीक है, और दूसरे धर्म के लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम करते हैं। तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बात है। और यहाँ पर इन्होंने क्या कहा था कि आपको ना दूसरे धर्मों की रिस्पेक्ट करनी है, इन्होंने ये भी कहा था। तो ये बहुत सारी बातें थी जो समझने वाली हैं और आपको अमल भी करना चाहिए। तो काफ़ी इन्होंने अच्छी अच्छी बातें भी कही हुई थी। यहाँ पर आपको ब्राह्मणी स्क्रिप्ट दिख रही है ना, ठीक है, ये है, ये ना अलग अलग भाषाओं में, ठीक है, इन्होंने ये मेन दिखाने की कोशिश की हुई है कि जो लिपियाँ हुआ करती थी ना, उसमें जो भाषाएं थी वो ना लगभग समान समान ही हुआ करती थी। जैसे कि यहाँ पर आपको बंगाली दिख रही है और यहाँ पर आपको साइड में एक देवनागरी दिख रही है। यहाँ पर आपको अर्ली ब्राह्मी, मलयालम और तमिल की जो अ बना हुआ है, यहाँ पर अ जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट ए है, तो इनसे आपको नहीं लगता ये सारे कुछ मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो इससे हमें यही पता लगता है कि जो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट थी इससे ही बहुत सारी भाषाएं निकली थी। तो ये बात आपने याद रखनी है। और ये हमारा आ गया लास्ट टॉपिक। और यहाँ पर ना जो मौर्यन एम्पायर था, लगभग 2400 साल पहले की बात है। हमने ये चैप्टर में शुरू में पढ़ा ना कि इससे पहले की बात है, लगभग 2300 साल पहले तो मौर्यन एम्पायर डेवलप होना शुरू हो गया। अब ये 2400 साल पहले की बात है कि यहाँ पर जो चाइना था, ठीक है, अबाउट 24 ईयर्स अगो जो चाइना था उसने ना एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनानी शुरू कर दी थी। आपको पता है ना, ये जो दीवार थी इसको कितना टाइम लग गया था, इसको लगभग 2000 साल लग गए थे। क्योंकि यहाँ पर जो इनको ना बहुत शिफ्ट करनी पड़ती थी, क्योंकि यहाँ पर राजा होते थे, वो बदलते रहते थे। तो यहाँ पर इनकी जो बाउंड्री हुआ करती थी वो समझ नहीं आती थी। और यहाँ पर जो दीवार थी इसकी लंबाई कितनी थी, लगभग 6400 किलोमीटर। इस पूरे जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है इसकी इतनी लंबाई थी। और इसको बनाया क्यों गया था, क्योंकि जो नॉर्थन एरिया में जो लोग रहते थे, जो पास्टोरल पीपल्स थे, उनसे बचाने के लिए इनको बनाया गया था। और यहाँ पर जो इस्तेमाल किया गया था, जो कि पत्थर या फिर ब्रिक्स होती हैं, ईंटें होती हैं, इसको बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया गया था। और यहाँ पर लगभग हज़ारों लोगों का इसमें यूज़ किया गया था कि आप लोग ना इस दीवारों को मिलकर बनाएंगे। और यहाँ पर लगभग हर 100-200 मीटर के बीच में ना एक निगरानी करने वाला एक पर्सन यहाँ पर रखा गया था, ठीक है, जहाँ पर यहाँ पर इनकी ना जो भी कोई भी वारदात हो रही है उसकी निगरानी की जा सके। तो ये हमारा चैप्टर था। आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप कमेंट जरूर किया करें। अगर आपको कुछ समझ ना आता हो, अगर आपका कोई टॉपिक ना क्लियर होता हो तो आप फिर भी उसे पूछ सकते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा, और अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सेशन को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।